Hello everyone, welcome to Civil Step. My name is Vinay Joshi and this is the second day of PCS Mains Answer Writing जिसके अंदर हम सोशल इश्यूज को कवर कर रहे हैं या आई वुड से इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इनके अंदर हमने जैसे मैंने आपको बताया भी था कि टोटल 6 लेक्चर्स विल बी देयर एंड एज पर द प्रायोरिटी कि हमने देखना है पीसीएस मेंस में GS1 के अंदर अगर इंडियन सोसाइटी आता है, जो कि मैं बार बार बोलता भी हूँ, इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट बिकॉज टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं और 4 से 5 सवाल हर साल आ रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई कि नियरली 1/3 पेपर इंडियन सोसाइटी और थोड़ा सा पार्ट जो एथिक्स का है वहां से आ जाता है जनरल स्टडीज 1 के अंदर। ऑलराइट, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड कवर्ड द डोमेन सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशन इंडियन सोसाइटी के कवर किए, जिसके अंदर हमने डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी को कवर किया और कुछ एक मुख्य फीचर है इंडियन सोसाइटी के उनको भी थोड़ा सा प्रकाश डाला। आज के लेक्चर में जो कि इंपॉर्टेंट एरिया भी है फ्रॉम द पेपर पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्यूरोक्रेट कि यू शुड नो कि व्हाट आर द प्रिवेलेंट सोशल इश्यूज और चैलेंजेस इन द सोसाइटी, और इसमें से एक बहुत अहम चैलेंज है कि विमेन एम्पावरमेंट या विमेन रिलेटेड इश्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है इस समाज और इस देश की। तो उसी के ऊपर हमने आज का लेक्चर है। और वन थिंग इज वेरी श्योर कि यूपीएससी और पंजाब पीसीएस पुट अप क्वेश्चन इन मेंस एग्जामिनेशन पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लगातार न्यूज़ में भी बना रहता है या लगातार स्कीम्स के थ्रू भी गवर्नमेंट इसको एड्रेस करने की कोशिश करती है और पेपर में भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो विमेन के अराउंड जो 4 क्वेश्चंस आज मैं लेकर आया हूँ, इन क्वेश्चन से मैंने कोशिश करी है कि हॉलिस्टिकली विमेन रिलेटेड इशूज़ को कवर किया जाएगा। इन लेक्चर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी फ्लोट कर दिए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल के अंदर नोट्स हैं और ये केवल प्योर लेक्चर डिलीवरी है। इन दोनों को फ्यूज करके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। तो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर ही आपने आंसर करना होता है। एक एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन को चेक करता है तो वो देखता है कि क्या उसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, क्या उसमें एक बॉडी पार्ट है, क्या उसमें कंक्लूजन है, क्या कहीं पे फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाया जा सकता है या बनाया हुआ है, तो वो एडिशनल मार्क्स फेच करता है। हर क्वेश्चन का एक डायरेक्टिव होता है, उस डायरेक्टिव के अनुसार ही क्वेश्चन को नेविगेट करना पड़ता है, आंसर को नेविगेट करना पड़ता है। तो वो डायरेक्टिव को भी मैं एड्रेस करूंगा क्योंकि सोशल इश्यूज में डायरेक्टिव काफी सारे आते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन है, एनालाइज है, डिस्कस है, तो कई प्रकार के डायरेक्टिव्स है। तो उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ा और सीधा ही उसके अंदर कंटेंट लिखने लग गए। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि क्वेश्चन के दायरे हैं, उसमें स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक दायरा है जिसके अंदर आपका आंसर सीमित होना चाहिए। फिर उसके अंदर कंटेक्स्ट है कि किस रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या उसमें करंट अफेयर जा सकता है या ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। थर्ड पार्ट आता है जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, डेटा है और अन्य अन्य प्रकार की कई सारी चीजें हैं। तो कंटेंट इज द थर्ड एस्पेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हॉलिस्टिकली कवर करेंगे। तो आई विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टफ है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डेलिबरेटली ये डाला गया है ताकि आपको स्टैंडर्ड पता चले कि पीसीएस में भी कई बार बहुत अच्छे सवाल जो यूपीएससी में जनरली आते हैं उस प्रकार के सवाल भी लिए जाते हैं। सेकेंडली, हमें इन डिफिकल्ट सवालों को कवर करने से आपका जो हॉराइजन है थॉट प्रोसेस का वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोचते हैं, उनके 360 डिग्री सोचते हैं, तो जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको इतना इतना जबरदस्त आपका पर्सपेक्टिव बना होता है कि जब आपके आंसर एग्जामिनर चेक करेगा या पढ़ेगा तो दे विल रियली अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ नॉलेज, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर विच यू हैव फॉलोड। तो आई विल रीड द आंसर क्वेश्चन। व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस बहुत अच्छा सवाल है। देखो, चैलेंज नहीं बोला, आप शब्द पे गौर कीजिए कि तभी मैं बोलता हूं कि कभी भी आपने आंसर अटेम्प्ट करना है तो बिफोर राइटिंग कि दीज आर नॉट द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज एग्जामिनेशन जहां आप 200 300 शब्द लिखो, जहां पे केवल 100 शब्द लिखने की आवश्यकता थी। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड ही आपका आंसर लिखा जाएगा। तो जब हम कॉन्टिन्यूड चैलेंजेस बोलते हैं तो चैलेंजेस नहीं बोला कि वो कौन से चैलेंज है जो प्राचीन काल से अभी भी चले आ रहे हैं विमेन को लेके, ठीक है। तो वो सारे चैलेंजेस हमें कोट करने पड़ेंगे अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, इसीलिए कि
पहले भी थे, आज भी मौजूद हैं। टाइम एंड स्पेस और इंडिया के अलग अलग पार्ट में, स्पेस का मतलब होता है कि ये चैलेंजेस आपके कन्याकुमारी में भी हैं तो आपके ये चैलेंजेस कश्मीर में भी है, ये अगर बंगाल के चैलेंजेस हैं तो ये पंजाब के भी चैलेंज है। तो इसके अराउंड हमने पूरे क्वेश्चन को पिरोना है। डायरेक्टिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो हमने उन चैलेंजेस को हाईलाइट करना है। तो इस प्रकार से पूछा गया है। एक दूसरी बात, जब भी विमेन रिलेटेड क्वेश्चन आता है और 100% आना ही है आपके एग्जामिनेशन में, तो कुछ कीवर्ड्स, कुछ वोकैबुलरी है जो हमें इस्तेमाल करनी होती है विमेन रिलेटेड आंसर्स में। ये हमारे क्वेश्चन के, ये हमारे आंसर को खूबसूरत बनाता है, ये हमारे आंसर्स को कॉन्सेप्ट, ये हमारे आंसर को सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ वोकैबुलरीज होती हैं। जैसे इकोनॉमिक की अपनी ही एक वोकैबुलरी है, फिस्कल कंसोलिडेशन है ना, या हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट स्क्वीज कर देती है कई बार इकोनॉमी को, तो कई प्रकार की इसमें वोकैबुलरी है। ज्योग्राफी की एक अपनी ही भाषा है, पॉलिटी की एक अपनी ही भाषा है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडियन सोसाइटी के अंदर सर्टेन एरियाज हैं जिनकी कुछ भाषाएं हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ शब्दावली है। तो यहां पे शब्दावली कैसी चलती है, जो विमेन रिलेटेड इश्यूज है, आपने शब्द यूज करना है जेंडर गैप इंडेक्स, आपने यूज करना है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पैट्रियार्की, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी फाइल के अंदर शेयर किए हुए हैं ये चंद कीवर्ड्स जो आपने विमेन रिलेटेड इश्यूज के साथ शेयर करने हैं। एक बहुत खूबसूरत शब्द है ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। ये सब कुछ आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी उपलब्ध है टेलीग्राम पे। तो इन सारे शब्दों को आपने यूज करना है कभी भी विमेन रिलेटेड इश्यूज पूछा जाए तो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। व्हेन वी रीड द क्वेश्चन, फर्स्टली हमने देखना है डायरेक्टिव क्या है, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट पूछा गया है, तो बिल्कुल सरल सी भाषा में इसको जवाब दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन, अब देखो, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि विमेन के वो कौन से इशू हैं जो विमेन फेस कर रही हैं समाज के अंदर, चाहे वो सोशल हैं। 3 प्रकार के इश्यूज होते हैं जनरली जो आपने दिमाग में रखना है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ये 3 इश्यूज विमेन फेस करती है, तो इनको इंट्रोड्यूस करना है। आपने लिखना है कि हिंदुस्तान में जो समय से जो चला आ रहा है जो इशू है विमेन से रिलेटेड, ये सारे इशू की जो कोर है वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट, कि इस समाज में एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, और उसी की वजह से अन्य इशू निकल के आते हैं कि यदि विमेन लेजिस्लेटिव असेंबली या हमारी पार्लियामेंट के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है तो उसका कारण है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जब उन्हें घरों में ही वो डेमोक्रेसी की आदत नहीं है, घरों में ही वो एम्पावरमेंट नहीं है विमेन की, तो वो एम्पावरमेंट आपको देश में भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर घरों में एम्पावरमेंट नहीं है, वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, तो आप देखोगे कि विमेन को लेके जैसे बोलता है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, कि सर्टेन ऑक्यूपेशन है वो विमेन ही फॉलो करती है। जैसे टीचर्स, नर्सरी की टीचर्स हैं या जनरली स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं, है ना, अगर आप हायर स्टडीज में देखोगे वहां मेल ज्यादा हैं, क्योंकि मेल का लिटरेसी रेट विमेन से ज्यादा है। हायर स्टडीज में मेल ज्यादा पढ़ते हैं, पीएचडी मेल्स ज्यादा करते हैं, विमेन कम करती है, तो इसलिए कॉलेज लेवल पे विमेन कम है, मेल ज्यादा है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूलिंग है वहां पे फीमेल ज्यादा है, जो नर्सेज हैं वो फीमेल ज्यादा है, जो एयर हॉस्टेसेस हैं वो फीमेल ज्यादा है, वेटरेस फीमेल ज्यादा है, रिसेप्शन पे फीमेल रखी जाती है। तो एक स्टीरियोटाइपिंग है प्रोफेशन के अराउंड, जिसको बोला जाता है सेक्सुअलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ क्यों ओरिजिनेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल माइंडसेट। हमने मान लिया है विमेन को यही करना चाहिए, है ना, या मान लिया है मेल को केवल यही काम करना चाहिए। घरों में अगर हम देखते हैं जो हमारी मेड होती हैं, दे आर द लीस्ट पेड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत लेबरस काम है, घर को साफ करना है, अगर पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, डस्टिंग करनी है, तो वो समय भी लगता है उसमें, जो है फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, येट दे आर लीस्ट पेड बिकॉज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि वो विमेन है, हमें लगता है इस काम के कम ही पैसे देने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखना है कि विमेन की क्या क्या समस्या है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब है कि विमेन कभी भी, जैसे ग्लास सीलिंग, कि आप ग्लास से ऊपर देख तो सकते हो लेकिन आप उसके बाहर जा नहीं सकते हो। तो विमेन देख सकती हैं कि वो मेल काउंटर पार्ट किस प्रकार से काम कर रहे हैं या उनके जो है क्या उनकी वेजेस हैं, लेकिन विमेन वैसा नहीं बन सकती हैं। तो इकोनॉमिक स्फेयर के भी अंदर अगर हम देखें तो लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन का। तो ये जो शब्दावली है लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, हिंदुस्तान के केस में यहां पे आप डेटा भी कोट करोगे कि आप अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कैसे करोगे, कि कैसे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को जस्टिफाई करने के लिए आपको डेटा कोट करना है। तो दिस क्वेश्चन इज डेटा ड्रिवन, कि आप लिखोगे कि 22% महिलाएं हैं जो इकोनॉमिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है,
आप लिखोगे लिटरेसी विमेन की मेल से कम है, आप लिखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में लिखोगे, आप उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में लिखोगे, आप कंट्री के लो सेक्स रेशियो के बारे में लिखोगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो विमेन की पहले भी थी और आज भी रहती हैं। आप लिखोगे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका है, ठीक है, या फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सारी समस्याएं हैं कि विमेन पढ़ी लिखी नहीं है, विमेन हमारी लेबर फोर्स पे पार्टिसिपेट नहीं करी, तो कहीं ना कहीं जो है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे चैलेंजेस इंट्रोडक्शन में आएंगे कि ये सारे चैलेंजेस विमेन फेस कर रही हैं और ये आदिकाल से ही कर रही हैं। आप ब्रिटिश टाइम पे भी बोलोगे कि हिंदुस्तान जैसा समाज जहां सती प्रथा प्रैक्टिस की जा रही है, हिंदुस्तान जैसा समाज जहां पे विडो रीमैरिज नहीं हो पा रही, विमेन के अगेंस्ट इतनी ज्यादा एट्रॉसिटीज रही ब्रिटिश काल के अंदर, और विद दी वेरियस सोशल रिफॉर्मर जो हमने डिस्कस भी करने हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा समाज के सोच के अंदर, क्योंकि सोच में बदलाव आएगा, वो बदलाव आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में भी देखने को मिलेगा, बट प्राइमरीली आपको समाज के अंदर वो बदलाव लेकर आने, वो घरों के अंदर वो बदलाव लाने। तो वो सारी चीजों की हमने बातें करनी है। तो आपने टाइम एंड स्पेस में यही बताओगे कि समय के साथ साथ ब्रिटिश काल से ही विमेन के साथ ही एट्रॉसिटीज हुई हैं और वो आज भी किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं समाज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इस आंसर को अप्रोच करेंगे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा और इनपुट डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है बॉडी पार्ट के अंदर, आप बताओगे कि क्या क्या सोशल रिफॉर्मर्स हिंदुस्तान में हुए, ब्रिटिश टाइम पे क्या अरेंजमेंट किए। आप ईश्वरचंद जैसे हिंदुस्तान में जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो ब्रिटिश काल में स्टार्ट होते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर है, राजा राम मोहन है, ज्योतिबा फूले हैं, और कई सारे, जैसे ये फर्स्ट फेज है, फिर सेकंड फेज में गांधी आ जाते हैं जो पार्टिसिपेशन करवाते हैं विमेन का। तो कई सारे लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन के द्वारा कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट या उनको एक इक्वल फुटिंग देने के लिए मेल काउंटर पार्ट के कुछ ना कुछ मुहिम चली है। पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर उसका इस सारे काम में काफी ज्यादा पेस आ जाता है, उनके एम्पावरमेंट को लेके पेस और इंटेंसिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसके अंदर कुछ और इनपुट्स डाल सकते हैं। चलो मूविंग है टू द सेकंड पार्ट, व्हाट आर दी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, देखो व्हाट के अराउंड ही मैंने सवाल रखे हैं। What are the constitutional and statutory provision made by the government of India regarding women? अगर मैं आपको एक एज अ ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव भी बता देता हूं, कभी भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई चैलेंज है जो सामाजिक तौर पे है, कोई डिसेबल है, ट्रांसजेंडर का इशू है ना, या आप बोलोगे विमेन से रिलेटेड इशू है, ओल्ड एज से रिलेटेड इशू है, या दलित से रिलेटेड इशू है, या शेड्यूल कास्ट से, ये वो वर्ग हैं जो वल्नरेबल हैं इस समाज के अंदर, जिनको कोई कठिनाई फेस हो रही है, जो थोड़े से सॉफ्ट ग्रुप्स हैं हमारे समाज के, कम्युनिटीज हैं हमारे समाज की। तो इनके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला काम एक सरकार को होता है कि लोगों का, जिसको गांधी जी बोलते थे हृदय परिवर्तन, या आई वुड से कि आपको उनका एटीट्यूडनल चेंज करना है उस पर्टिकुलर समस्या के लिए। कि विमेन की सारी समस्या क्यों है, क्योंकि एटीट्यूड में पेट्रियार्की है, हमारे माइंडसेट के अंदर पेट्रियार्की है। तो ऐसे ही अगर हमें दलित्स के लिए कुछ करना है तो हमारे एटीट्यूड के अंदर, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एक कॉन्सेप्ट है, हमें कास्ट सुप्रीमेसी का एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट की सारी समस्याएं पैदा होती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि समाज का क्या माइंडसेट है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव मल्टीपल लेवल पे लेती है। एक इनिशिएटिव होता है कि गवर्नमेंट प्रयास करती है आपके माइंडसेट को बदलने का। एक इनिशिएटिव लेती है कि केवल बोल के नहीं किया जा सकता, कि मैं वेट नहीं कर सकता कि लोगों का माइंडसेट बदले तो विमेन का एम्पावरमेंट हो, तो मैं कुछ एक स्टैच्यूरी प्रोविजन बनाऊंगा। स्टैच्यूरी मतलब कानून बनाऊंगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस अगर किया जाएगा तो उसकी कड़ी सजा मिलेगी, डाउरी अगर कोई मांगेगा उसकी कड़ी सजा मिलेगी, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होगा तो उसकी सजा मिलेगी। तो आप स्टैच्यूरी प्रोविजन करते हो, आप कोई ना कोई नियम कानून बनाते हो जिसके तहत विमेन को बचा के रखा जा सके। अब विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करते हो, आप उनको रिजर्वेशन देते हो। जैसे पंजाब के अंदर जॉब हम देखते हैं पीसेस में रिजर्वेशन दिया। ऐसी ही डिमांड चल रही कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली मात्र 6-7 महिलाएं हैं इतनी बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है कि 50% उनका अगर टोटल प्रपोर्शन है उसके करस्पॉन्डिंग केवल 6 महिलाएं जाती हैं। पार्लियामेंट में इतना लो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन है। तो इस तरीके से हमने देखना है कि एटीट्यूडनल चेंज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की भी आवश्यकता है, स्टैच्यूटरी प्रोविजन की भी आवश्यकता है। ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू विमेन, दिस इज रिलेटेड टू चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ट्रांसजेंडर है, जुवेनाइल है, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं, सबके लिए 3 पिलर ही सामने आएंगे। तो यहां पर भी यही पूछा गया कि स्टैच्यूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द क्वेश्चन,
आप देखोगे डायरेक्टिव इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन क्या आएगा, पहले आप ये भी तो बताओगे कि विमेन को समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने क्या किया है। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल हाईलाइट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यू विल हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द विमेन इन इंडिया। सेम चैलेंज, जेंडर गैप इंडेक्स की बातें करोगे आप, जेंडर पैरिटी की बातें करोगे, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बातें करोगे, आप ग्लास सीलिंग इफेक्ट बोलोगे, आप लो सेक्स रेशियो बोलोगे, लो लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर वेजेस गैप के बारे में बात करोगे। तो इस तरह से आपने अभी के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बताए। उसके बाद आप बताओगे कि उसके अलावा अब सरकार ने कुछ संवैधानिक अरेंजमेंट किए हैं, कुछ स्टैचुरी अरेंजमेंट किए हैं, फिर उनको हाईलाइट करोगे आपके आंसर्स के अंदर जो टेलीग्राम में है उसमें डिटेल में ये है। आप सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ वर्डिक्ट बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटो डिसीजन लिए हैं कई बार, विमेन की टेंपल एंट्री की चाहे बात हो, तो विमेन को इक्वल फुटिंग देने के लिए समाज में सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम टू टाइम लेड सर्टेन गाइडलाइंस, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यहां इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का अब हॉराइजन वाइड होना स्टार्ट हो गया है कि जो पूछा गया है उससे दो बात आपने उसी फ्रेमवर्क के अंदर एक्स्ट्रा लिखी है, नॉट आउट ऑफ द फ्रेमवर्क बट इनसाइड द फ्रेमवर्क आपने दो बातें और लिखी है जो आपके आंसर को बाकी आंसर से थोड़ा बेहतर कराएगा। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में जैसे आपने लिखा कि स्टैचुरी प्रोविजन है, ये है, कंक्लूजन में आप लिखो कि ये सारी चीजें इफेक्टिवनेस इनकी तब बढ़ेगी जब मेल का माइंडसेट चेंज होगा। केवल मेल के ही माइंडसेट में पेट्रियार्की नहीं है, फीमेल के भी माइंडसेट में पेट्रियार्की है। जैसे मैं इसका कई बार क्लासेस में उदाहरण भी देता हूं कि घरों के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर जो पेट्रियार्की को मेंटेन रखती है वो मेल नहीं होता, वो फीमेल होती है। कि एक जो घर की माता है, जो मुख्य लेडी है घर की, वही सिखाएगी लड़कियों को वो सारे काम जो उनको लगता है लड़कियों को ही करने चाहिए, बर्तन धोने, झाड़ू करना, पोछा करना या खाना बनाना, ये सारे काम जिसको मैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहता हूं। तो ये सारे काम या सेक्सुअलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ये एक फीमेल ही करती है। तो फीमेल इटसेल्फ इज अ कैरियर ऑफ पेट्रियार्की इन इंडियन सोसाइटी। तो इन सारी चीजों के लिए भी आप लास्ट में कैसे लिखोगे कि ये सारे अरेंजमेंट तब इफेक्टिव होंगे जब हम लोगों का एटीट्यूडल चेंज करेंगे। एटीट्यूड चेंज करने के लिए स्कूलिंग के द्वारा, एजुकेशन में लोगों का, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके माइंडसेट को रीशेप किया जाता है। वो रीशेप करने का तरीका होता है आपके एजुकेशन सिस्टम, कि आपकी किताबों में जो लिखा जा रहा है वो बच्चों के दिमाग में जा रहा है। दूसरा एटीट्यूडल चेंज है, जैसे मुझ जैसा व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति जो अब स्कूल के अंदर नहीं है, स्कूल के बाहर आ चुके हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, या मूवीज के द्वारा, या सीरियल के द्वारा। जैसे बहुत अच्छी एक मूवी आई थी, थप्पड़ मूवी आई थी, या एक मूवी आई थी पिंक मूवी, आप ऐसे मूवी के एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आप बताओगे कि किस प्रकार से एटीट्यूडल चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इनको बोला जाता है कि द इनिशिएटिव टेकन बाय द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो है, जो मूवीज बना रहे हैं वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है, जो मीडिया हाउसेज है वो भी सिविल सोसाइटी का पार्ट है। ये भी लोगों का एटीट्यूडल चेंज करने की कोशिश करते हैं। सरकार कोशिश करती है, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो इसका मुख्य खर्चा एडवर्टाइजमेंट है कि लोगों के जहन में ये चीज डालो कि लड़कियों को पढ़ाया भी जा सकता है, उनको मारना नहीं है, उनका फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड जो कि समस्या है इस देश की, उसको खत्म करने की कोशिश है। ठीक है, तो आप मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुरी एंड अदर अरेंजमेंट, ये जो मैंने डिस्कस किया, दीज आर दी अदर अरेंजमेंट्स। नाउ मूविंग अहेड टू द थर्ड पार्ट, women movement in India has not addressed the issue of women of lower strata. Substantiate your answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए हिस्ट्री की, या आई वुड से कोर्स ऑफ हिस्ट्री की। मॉडर्न इंडिया जिसका बहुत अच्छा होता है, इंडियन सोसाइटी में उसकी ब्यूटी आती है आंसर्स में, क्योंकि कई सारी चीजें जो समाज है, समाज तो ब्रिटिश काल से ही वो चला आ रहा है, वो जो चेंजेस हैं, वो जो कुरीतियां हैं, वो ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। तो हमें अगर मॉडर्न इंडिया हमने बहुत अच्छे ढंग से एनालिटिकली पढ़ा होगा, द वर्ड इज एनालिटिकली, केवल फैक्ट एंड फिगर्स नहीं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हो गया। यू शुड नो द कोर्स ऑफ हिस्ट्री और हु वर द वेरियस ड्राइवर्स ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेस, या समाज के अंदर जो सोशल मूवमेंट चले तो हु वाज द ड्राइवर। तो ऐसे कई सारे व्यू पॉइंट्स अपनी हिस्ट्री को जब अप्रोच करते हो, एक व्यू पॉइंट है कि महिलाओं के व्यू पॉइंट से आप देखोगे कि इतिहास में किस प्रकार से महिलाओं का एम्पावरमेंट होता है, तो वो एक व्यू पॉइंट है। आप समझ पाओगे कि सारे सोशल रिफॉर्म्स या रिफॉर्मर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है अलग अलग फेज ऑफ विमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी डायरेक्शन ऑफ थॉट में है। इसमें कहता है कि विमेन movement in India had not addresses the issue of women of lower strata. Substantiate
आपको इस स्टेटमेंट को डिनाई भी कर सकते हो। हिंदी में इसका मतलब क्या है कि जितने भी आज तक हिंदुस्तान में विमेन से रिलेटेड इशू हुए हैं, वहां वे महिलाएं जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हैं, उनको अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया। क्या ये बात सही है? सब्सटेंशिएट योर आंसर, योर व्यू पॉइंट। तो यू कैन डिनाई इट और यू कैन सपोर्ट इट, इट्स अप टू यू, बट यू नीड टू सब्सटेंशिएट इट। आपने एग्जाम्पल कोट करने हैं, ठीक है? तो आपका कोई भी व्यू पॉइंट, देयर इज नथिंग लाइक मॉडल आंसर। मेरा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने अपने व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करके दिखाना था, ठीक है? अगर मैं इस आंसर को अप्रोच करता तो मेरी अप्रोच होती, मैं पार्शियली इससे एग्री करता और पार्शियली स्टेटमेंट को निगेट भी करता। जैसे मैं कहता कि बिल्कुल बात सही है, विमेन, लोअर स्टेट ऑफ विमेन के लिए बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं चले। दो मूवमेंट जो मैं आपको बता सकता हूं, एक ज्योतिबा फूले हैं महाराष्ट्र के, उनका और उनकी वाइफ का सावित्री फूले, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विमेन एजुकेशन और पर्टिकुलरली दलित मूवमेंट एजुकेशन के अंदर, ठीक है? तो महाराष्ट्र से ये बात निकल के सामने आई। दूसरी एक बहुत बड़ी रिफॉर्मर है, जनरली आप इतिहास में इनका नाम नहीं पढ़ते, जो आपकी सो कॉल्ड बड़ी किताबें हैं, लेकिन अगर आपने मॉडर्न इंडिया का और थोड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में पढ़ा होगा तो आपने इन महिला का नाम अवश्य सुना होगा, जो हिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। इनका नाम है ताराबाई शिंदे। ये भी महाराष्ट्र से ही है, क्लोज टू ज्योतिबा फूले। इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है विमेन, पर्टिकुलरली लोअर स्टेट ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली। इनके अलावा अगर हम गांधी की बात करें, अगर हम विवेकानंदा की बात करें, राजा राम मोहन की बात करें, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करें, इनके जितने भी मूवमेंट है वो इन जनरल वुमेन के लिए थे। इन जनरल कोई विमेन एजुकेशन की बातें कर रहा है, कोई सती प्रथा के लिए कर रहा है, कोई विडो रीमैरिज के लिए कर रहा है, लेकिन टारगेटेड सोशल स्टेटस मूवमेंट है, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए पार्शियली ये स्टेटमेंट ठीक है। आप बोलोगे विमेन के लिए बहुत सारे रिफॉर्म चले, लोअर कास्ट के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स पे रिफॉर्म हुए, इन दोनों को फ्यूज किया जाए तो लोअर स्टेट ऑफ वुमेन तक बात पहुंची थी। कुछ मूवमेंट डेडिकेटेडली ताराबाई शिंदे के या सावित्री फूले के या ज्योतिबा फूले के, इनके मूवमेंट डेडिकेटेडली लोअर स्टेट ऑफ वुमेन के लिए भी थे, ठीक है? तो पार्शियली एग्री कर सकते हो। इतिहास में आप बोलोगे कि दोनों प्रकार के फिगर्स रहे, कुछ किसी ने टारगेटेडली इनको, इनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, किसी ने इन जनरल वुमेन के लिए काम किया, या इन जनरल, जैसे अगर हम बोलेंगे लेट सपोज हम बी आर अम्बेडकर की बातें करें, तो बी आर अम्बेडकर ने इन जनरल दलित अपलिफ्टमेंट की बातें करी, तो विमेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द दलित, तो वहां पर भी उनका अपलिफ्टमेंट होता है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किए जाते हैं, स्टैच्यूटरी प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि पार्शियली एग्री भी किया जा सकता है और डिसएग्री भी किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो आई गेस आई हैव मेड द थिंग्स वेरी मच क्लियर कि ईदर यू कुड एग्री, यू कुड निगेट, और यू कैन पार्शियली एग्री, पार्शियली निगेट इट। All right, as per the depending of your understanding, your viewpoint और your knowledge, कि आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप डिनाई भी कर सकते थे। चलो द लास्ट पार्ट, येट अनदर गुड क्वेश्चन। डायरेक्टिव डिफरेंट यूज किया है जान के इसमें। डिस्कस इज द डायरेक्टिव, डिस्कस द रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। एज इट इज आपका सिलेबस है, वही सिलेबस से सवाल है, और ये पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेलिबरेटली डाला है ताकि विमेन के अराउंड हम सारे मुद्दों को कवर करें, क्योंकि विमेन मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी मैंने टच नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को भी टच करूंगा। मेरा जो सारा ऑब्जेक्टिव है इस आंसर राइटिंग में कि इफ आई विल बी पिकिंग अप द टॉपिक ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो up to a certain extent I will try to accommodate all the different nature of questions into that day of answer writing। कि अगर 5 या 6 सवाल हमने कल किए हैं तो मेरी एक कोशिश थी उन 6 सवालों से हम टोटली उसको कवर कर लेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज का जो टॉपिक है विमेन एंड एसोसिएटेड इशू, उसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि इन 4 सवालों के द्वारा हम विमेन के अराउंड जितने भी समस्या हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ओवर द टेलीग्राम, जिसमें 12-15 पेजेस के बेहतरीन नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट का काम करेंगे, ठीक है? कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहता है कि विमेन, 2 अलग अलग वर्ड है, विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने विमेन की पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। यहाँ एनवायरनमेंट की बातें नहीं हो रही, विमेन के डोमेस्टिक वायलेंस की बातें नहीं हो रही, यहाँ विमेन रिलेटेड और रिफॉर्म्स की बातें नहीं हो रही। 2 स्पेसिफिक इश्यू है, इन्हीं के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए, जनरलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्या होगा, डिस्कस लिखा है तो आपने बिल्कुल हाईलाइट करते हुए, किसी भी आपने जनरल नहीं लिखना कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन भी बन चुका है, तो ये बातें नहीं करनी। आपने स्पेसिफिक नाम लेने हैं, उन नाम के अराउंड अपने आंसर को पिरोना है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आपने बोला है विमेन की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट शब्द को बोलते हैं, डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा शब्द है, इसके अंदर कई सारे एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के। एजुकेशन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप किसी की डेवलपमेंट कैसे करोगे अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है? आप किसी की डेवलपमेंट कैसे करोगे अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है? तो हेल्थ इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, हंगर, माल न्यूट्रिशन। विमेन में इशू है, एनीमिक है हिंदुस्तान की विमेन। हिंदुस्तान की विमेन जो है बहुत कम एज में शिशु को पैदा करती हैं, क्योंकि हमारे वहाँ अभी भी उतने अच्छे नॉर्म्स नहीं है, या वो सोसाइटी अभी इतनी मैच्योर नहीं है, एडुकेटेड नहीं है कि उनको पता हो कि विमेन की हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो शादी है या बच्चा पैदा करने की जो एज है वो एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद ही करना चाहिए, जब वो फिजिकली फिट हो, जब वो साइकोलॉजिकली फिट हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हंगर एक समस्या है विमेन के लिए। विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, तो पॉवर्टी रिडक्शन एम्प्लॉयमेंट से भी दूर होता है। तो हमने यहां पे उन विमेन की ही बातें करनी है जिन्होंने हेल्थ के फील्ड में कुछ किया हो, एजुकेशन के फील्ड में कुछ किया हो, या विमेन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में किया हो। तो इस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन या विमेन, मैं दोनों को एड्रेस करूंगा। तो फर्स्टली स्ट्रक्चर समझ आ गया। आपने जब इंट्रोड्यूस करना है तो डिस्कस वर्ड के अराउंड आपने चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि विमेन के वो चैलेंजेस क्या हैं जो पर्टिकुलरली इन डोमेन से, थोड़ा सा वाइड चैलेंज। फिर इस डोमेन में आप लिखोगे, जैसे मैंने बोला फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात की, जैसे मैंने बोला कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बातें हैं, या आप बोलोगे विमेन का लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, मदर मोर्टेलिटी रेट, शिशु को पैदा करते हुए जो माएँ मर जाती हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है, बहुत अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल का पेनिट्रेशन ट्राइबल एरियाज में बहुत पुअर है। पंजाब इज अ प्लेन एरिया, हरियाणा इज अ प्लेन एरिया, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा है। जहाँ रिमोटनेस है, जहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ हिल्स हैं, वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल करने लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, तो इनइफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं देखने को मिलता है। तो इन सारे कारणों की वजह से विमेन के अंदर पॉवर्टी है, वुमेन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ स्टेटस पुअर है, एजुकेशन नहीं है क्योंकि पेट्रियार्की है, या उतने सारे स्कूल्स नहीं हैं, या जैसे एक बहुत ब्लंडर मैं बोलूंगा हिंदुस्तान में हुआ है कि आपकी गलत देखो कितनी गवर्नमेंट की छोटी छोटी गलतियां के रिपरकशन कितने हाई होते हैं, कि आपने स्कूल्स बनाए ताकि लिटरेसी बढ़े, उन स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स नहीं बनाए तो लोग अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि वहां टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो एक छोटी सी गलती कि स्कूल बना दिया, टॉयलेट बनाना भूल गए, और ये 30 सालों तक हिंदुस्तान में बना रहा कि टॉयलेट्स नहीं है स्कूल के अंदर और लड़कियों की एजुकेशन नहीं हो पाई। और आज हम उसका रिपरकशन देखते हैं। गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती, रिपरकशन ये है कि फीमेल लिटरेसी डिप हो जाता है रूरल एरियाज में, क्योंकि गर्ल्स के टॉयलेट नहीं थे। इसलिए अगर आप देखोगे स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंब था कि हमने टॉयलेट्स बनाने हैं, और पर्टिकुलरली गर्ल्स टॉयलेट बनाने हैं, क्योंकि उसका लिटरेसी के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव है। मदर मोर्टेलिटी रेट के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म, या अब आप देखोगे इवन इन द रूरल एरियाज वैक्सीनेशन के इतने अच्छे प्रोग्राम है। जो लड़कियां एम्प्लॉयड नहीं हैं उनको फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए 6,000 रुपया दिया जाता है, या कुछ हद तक फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव ले रही है हेल्थ के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। जैसे जो पीसीएस ने विमेन रिजर्वेशन दिया, ये इस ही इनिशिएटिव का एक पार्ट है टू डेवलपमेंट ऑफ द विमेन इन द सोसाइटी। तो इसके अराउंड हमने आंसर लिखना है। इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, मैंने नोट्स में भी उनके नाम मेंशन किए हैं। कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी देने की कोशिश करी है। कुछ महिलाएं हैं जिनका विमेन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स को लेके, उनके अराउंड उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ विमेन का कंट्रीब्यूशन है ईला भट्ट का, जैसे मैंने नाम मेंशन भी किया है, सेवा करके उनकी एक फाउंडेशन है। तो उन्होंने विमेन को एम्प्लॉयमेंट देना, ग्रामीण विमेन को पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो ऐसे मल्टीपल फिगर्स जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं हिंदुस्तान में रिसेंट टाइम में, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने विमेन को लेके बहुत सारा काम किया है। तो यू नीड टू कोट दोज ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू कोट दोज पर्सनैलिटी एज वेल। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन, ये एज इट इज सिलेबस में ये मेंशन है विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कौन से विमेन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं।
विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। और ये कौन सी वो महिलाएं हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। कोई अखबार में नाम दिखे, कोई पंजाब के लेवल पे, जैसे आई वॉज सर्चिंग, बहुत ज़्यादा नाम नहीं आते पंजाब के लेवल में सोशल एक्टिविस्ट का, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस नहीं है पंजाब के अंदर विमेन एज इन जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने वाला हो। तो आपको अगर कोई पता है, अपने कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में पता है, तो यू कैन पुट अप द केस स्टडी इन योर आंसर। वो आपके आंसर को फ्लेवर देती है, ब्यूटी देती है, और आपके आंसर में अच्छे मार्क्स को फेच करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग फॉर डे 2, जिसमें हमने विमेन एंड विमेन रिलेटेड इश्यूज को कवर किया। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास we will be covering up a very important topic, that is the urbanization and globalization। 101% इन दोनों में से एक के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, 101%। इफ यू विल बी लकी, दोनों के ऊपर सवाल आ जाएगा या एक पे तो जरूर आएगा। अब देखो, अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये सोसाइटी के टॉपिक नहीं है। अर्बनाइजेशन हम ज्योग्राफी में पढ़ सकते थे, या अर्बनाइजेशन एज एन फिनोमिना हम इकोनॉमी में पढ़ सकते थे। ग्लोबलाइजेशन तो हम पढ़ते ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिनोमिना है, तो सोसाइटी में क्यों डाले गए इन टॉपिक को? तो आप देखोगे समाज में, कल मैंने एक टॉपिक बताया कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। समाज में कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, कुछ बदल गई हैं, तो ये दो वो कैटलिस्ट हैं जिन्होंने चेंज में, या ये वो दो एलिमेंट है जिन्होंने एज अ कैटलिस्ट काम किया है चेंज इन सोसाइटी। ये लिख सकते हो आप वर्ड, चेंज इन सोसाइटी का काम करते हैं। कैसे? इनके सोशल रेपरकशन, अर्बनाइजेशन का सोशल रेपरकशन, ग्लोबलाइजेशन का सोशल रेपरकशन हमने पढ़ना है, इसलिए सोसाइटी में दिए गए हैं। जैसे अर्बनाइजेशन का मैं थोड़ा सा टच कर देता हूं यहां पे। अर्बनाइजेशन का सोशल रेपरकशन क्या है कि अर्बनाइजेशन का कास्ट सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ा, अर्बनाइजेशन का जॉइंट फैमिली पे क्या इंपैक्ट पड़ा, अर्बनाइजेशन का विमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, अर्बनाइजेशन का शेड्यूल कास्ट या सो कॉल्ड दलित्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन के इंपैक्ट ऑन द वेरियस सेक्शन ऑफ द या कम्युनिटीज ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ओल्ड एज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसलिए अर्बनाइजेशन एज एन फिनोमिना हमें पढ़ना है। अर्बनाइजेशन से स्लम्स बनते हैं, स्लम से सोशल पॉवर्टी आती है, तो वो एक फिनोमिना है। ऑलराइट, तो ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन का विमेन पे क्या इंपैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का ओल्ड एज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, ग्लोबलाइजेशन का शेड्यूल कास्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, तो अलग अलग कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी या ग्लोबलाइजेशन का इंडियन कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो ये सारे इंपैक्ट हैं इन सारे फिनोमिनास का कि हाउ दे हैव ट्रिगर्ड द सोशल चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इसलिए हम सोसाइटी में इनको पढ़ रहे हैं। हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसको सोचना है कि दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि अगर ये टॉपिक है तो ये सोसाइटी में क्यों दिया। कभी हमारे जहन में नहीं आता कि अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी में क्यों दिया हुआ है, कि ये टॉपिक सोसाइटी की तो नहीं है, सेकुलरिज्म तो सोसाइटी का टॉपिक नहीं है, कम्युनलिज्म तो सोसाइटी का टॉपिक नहीं है, ये तो पॉलिटिकल समस्या है। तो मैं जो बोल रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समस्याएं आपको दिख रही हैं, these are the face of the problem which is at the bottom of the society, कि समाज के अंदर कोई समस्या होगी उनके साइकोलॉजिकल लेवल पे, उनके माइंडसेट लेवल पे, उनके एटीट्यूडनल लेवल पे, जिसकी रिफ्लेक्शन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंटरलिंकिंग भी करनी है बिटवीन द वेरियस टॉपिक ऑफ द सोसाइटी और द वेरियस टॉपिक ऑफ अवर एग्जामिनेशन, कि आपके सारे टॉपिक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही में फ्यूज हो जाने चाहिए, कि पता ना चले कि कहाँ सोसाइटी है, कहाँ पॉलिटी है, कहाँ इकोनॉमी है, तो वो सारा हॉलिस्टिक व्यू आपका दिखना चाहिए। ऑलराइट, हियर आई एम शेयरिंग माय नंबर। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सीरियस एक एस्पिरेंट हो और आंसर राइटिंग को अपनी तराशना चाहते हो, पॉलिश करना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन ड्रॉप ईमेल जिसका डिस्क्रिप्शन इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन इसके नीचे रखे हुए, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। और आपने जब कांटेक्ट करना है तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्त टाइमिंग शुड बी डिसेंट टाइमिंग या ऑफिशियल टाइमिंग, 10 से 6 के बीच में ही कांटेक्ट करना है। अगर उसके बाद जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ जो जुड़ा है वो केवल सीरियस एस्पिरेंट है, एमेच्योर एस्पिरेंट नहीं है जिन्होंने टाइम पास के लिए तैयारी करनी है, वो हमारे साथ नहीं एसोसिएट होते। हमारे साथ केवल सीरियस एस्पिरेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल पर्टिकुलरली, या जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस में पढ़ते हैं वही बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये मेरा नंबर है, आप 10 से 6 के बीच में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा इस समय के बाद आप वीडियो देख रहे हो और इफ़ यू फील लाइक कॉन्टेक्टिंग मी, तो यू कैन ड्रॉप योर SMS और व्हाट्सएप मैसेज, तो आई विल रिवर्ट यू। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।